अच्छा, आपको डाउट है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है? बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट? अच्छा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डाउट है। अरे उसमें करना ही क्या है, टाइट्रेशन ही तो है। क्या कह रहे हो? टाइट्रेशन से रिलेटेड ही डाउट है। बताओ, इनको टाइट्रेशन से रिलेटेड डाउट आ रहा है, इनको बताइए जरा कि हमने एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन जिसको कहते हैं, उसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन में मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, फजान्स मेथड, उसके बाद कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसमें ईबीटी इंडिकेटर लिया था, जिसमें म्यूरेक्साइड इंडिकेटर लिया था, उसके बाद ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, और एट लास्ट कल हमने पढ़ा था डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। जब इतनी सारी टाइट्रेशन पढ़ ली है तो लाला अब तो पता होना चाहिए ना कि टाइट्रेशन में होता क्या है। टाइट्रेशन में हम किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, किसी भी सब्सटेंस का एस्टिमेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन में आपके पास होना चाहिए टाइट्रेंट, और टाइट्रेंट को किसके अंदर फिल करोगे? ब्यूरेट के अंदर। तो ब्यूरेट के अंदर आपने टाइट्रेंट को फिल कर दिया। अब एक नई लाइन सुनो कि जब भी आप ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल करोगे तो ध्यान रखना कि वहां पर बबल्स का फॉर्मेशन ना हो, और इनिशियल रीडिंग को मार्क कर लेना। ये इनिशियल रीडिंग वाली लाइन तो आपको पता है। उसके बाद आपने क्या लेना है? एनालाइट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो किससे बना होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जिसको डिटरमाइन करना है, सॉल्वेंट वो जिसके अंदर वो डिसॉल्व होगा। और फिर जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर 2 से 3 बूंद इंडिकेटर की होती है। इंडिकेटर तो पता है ना? हाँ हाँ सर, वही ना जो टाइट्रेशन में एंड पॉइंट लाता है, जो बताता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, जैसे कि म्यूरेक्साइड, एरियोक्रोम ब्लैक टी, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। हाँ हाँ वही, ठीक है। तो इंडिकेटर भी जरूरी है ना? बिल्कुल सर जरूरी है। आप टाइट्रेशन कर रहे हो, टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई कैसे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर ही लगेगा ना। तो इंडिकेटर भी जरूरी है। और सर हमें यह भी पता है कि इंडिकेटर बाउंड फॉर्म में अलग कलर देता है और अनबाउंड फॉर्म में अलग कलर देता है, ये भी हमें पता है। अरे तो सब कुछ आपको पता है तो फिर डाउट क्या है? अच्छा, रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड डाउट है। वो तो इनको भी डाउट है, क्योंकि रेडॉक्स टाइट्रेशन तो अब स्टार्ट करेंगे हम, है ना? ये तो हमारा क्विक रिकैप हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। टाइट्रेशन का मतलब सीधा सा है, ब्यूरेट लेना है, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट लेना है, नीचे कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें एनालाइट सॉल्यूशन लेना है और इंडिकेटर लेना है। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। अब एक बात और जो आपको हर टाइट्रेशन में लिखनी है, कि जो भी आप कोनिकल फ्लास्क लोगे ना, कोनिकल फ्लास्क में आप एनालाइट सॉल्यूशन लोगे, इसमें आप इंडिकेटर की बूंद डालोगे, तो ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क होता है ये आपका व्हाइट टाइल के ऊपर होना चाहिए। किस टाइल के ऊपर होना चाहिए? व्हाइट टाइल के ऊपर। ऐसा क्यों सर, व्हाइट टाइल के ऊपर ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिकेटर क्या करेगा? इंडिकेटर कलर शो करेगा। जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इंडिकेटर क्या करता है? कलर शो करता है। तो व्हाइट टाइल के ऊपर होगा ना तो कलर आसानी से विजिबल हो जाएगा। अगर ये कोई कलरफुल टाइल होगी ना तो कलर विजिबल नहीं होगा। तो हमेशा कैसी टाइल होनी चाहिए? व्हाइट टाइल होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो टाइट्रेशन जब भी कर रहे हैं तो जो आपका कोनिकल फ्लास्क है वो व्हाइट टाइल के ऊपर होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपका फ्लास्क है वो व्हाइट टाइल के ऊपर हो। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप टाइट्रेंट को ब्यूरेट में फिल कर रहे हो, दिस इज योर ब्यूरेट जहां पर आप टाइट्रेंट को फिल कर रहे हो, तो जब भी आप टाइट्रेंट को फिल कर रहे हो तो मेक श्योर यहाँ पर कोई भी बबल फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है? अरे सर क्लियर है। अब ये रेडॉक्स क्या है ये समझा दो, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है ये समझा दो, रेडॉक्स टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर चाहिए वो समझा दो। उसके बाद ही जितने भी प्रोसेस है, जितने भी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन है, जैसे कि सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमेडोमेट्री, डाइग्रोमेट्री, टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट, इसको कहते हैं आयोडेटोमेट्री। क्या कहते हैं? आयोडेटोमेट्री। टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट को कहते हैं आयोडेटोमेट्री। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे टाइट्रेशन क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है इसके कितने टाइप्स होते हैं। वो जो टाइप्स हैं जैसे कि सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, तो उनका प्रिंसिपल, उनका प्रोसीजर और उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, अब यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है, सेरीमेट्री से 2 मार्क्स का, आयोडी से 2 का, और आयोडी आयोडो को मिला दो तो 5 का। देखो आयोडीमेट्री अलग है, आयोडोमेट्री अलग है और आयोडेटोमेट्री अलग है। ये तीनों नाम एक जैसे लगते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, पहले नाम सही से पढ़ लेना, ज्यादा उत्साहित मत होना। आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री या आयोडेटोमेट्री पहले कंफर्म करना,
फिर ही आंसर लिखना शुरू करना, क्योंकि तीनों बिल्कुल अलग अलग टाइट्रेशन है। क्लियर हुआ? और तीनों के एप्लीकेशन थोड़े से अलग अलग है, इन दोनों के थोड़े थोड़े अलग अलग है एप्लीकेशन, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। क्लियर? तो आप देखोगे टाइट्रेशन, आप देखोगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, आप देखोगे रेडॉक्स टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, आप देखोगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, आप देखोगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, उनके प्रिंसिपल, उनका प्रोसीजर, उनकी एप्लीकेशन, जैसे कि सेरीमेट्री और आपका आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री और टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट, जिसको बोलते हैं आयोडेटोमेट्री। तो ये बात तो ध्यान रखना कि जो भी टाइट्रेशन हो रही है वो वाइट टाइल पे कराएंगे, ठीक है। और जब भी टाइट्रेंट को फिल करेंगे तो टाइट्रेंट को फिल करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पर बबल फॉर्मेशन ना हो। चलिए सर ठीक है, ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब ये बताओ सर, ये रेडॉक्स का मतलब क्या है? तो देखो, रेडॉक्स का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो। कोई एक रिएक्शन है, सपोज A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ऐसी कोई रिएक्शन है, तो इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब A की रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, और यहां पर ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक ही साथ हो रहा है, एक ही रिएक्शन में एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा, रेडॉक्स टाइट्रेशन, मतलब कि ऐसा टाइट्रेशन हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए आपके पास है टाइट्रेंट, टाइट्रेंट कहां पर होगा? टाइट्रेंट होगा ब्यूरेट में, दिस इज योर ब्यूरेट। इस ब्यूरेट के अंदर क्या फिल है? ये टाइट्रेंट फिल है, ठीक है। नीचे आपका क्या है? कॉनिकल फ्लास्क है, दिस इज योर कॉनिकल फ्लास्क। उसमें आपका क्या है? एनालाइट सॉल्यूशन है, दिस इज योर एनालाइट सॉल्यूशन। तो अब ध्यान रखना, ये जो आपका टाइट्रेंट है और ये जो आपका एनालाइट सॉल्यूशन है, इस टाइट्रेंट के बीच में और इस एनालाइट सॉल्यूशन के बीच में, टाइट्रेंट के बीच में और एनालाइट सॉल्यूशन के बीच में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स वाई इसको कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ऐसी टाइट्रेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में, इस तरह की टाइट्रेशन को कहते हैं रेडॉक्स। यहां पर टाइट्रेशन के आगे रेडॉक्स नाम क्यों यूज करा गया? क्योंकि यहां पर जो टाइट्रेशन हो रही है, यहां पर जब टाइट्रेंट नीचे आ रहा है, कॉनिकल फ्लास्क में आ रहा है, एनालाइट सॉल्यूशन से मिल रहा है, तो जब टाइट्रेंट एनालाइट सॉल्यूशन से मिल रहा है तो इसी दौरान ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी टाइट्रेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में एक साथ, उसको कहेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है सर। रेडॉक्स क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और रेडॉक्स टाइट्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी टाइट्रेशन जिसमें एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है सर। अब कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर रिडक्शन हो रहा है, तो कोई ना कोई तो करवाएगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जैसे मान लीजिए ये एक बंदा है, ये बंदा क्या करता है? ऑक्सीडेशन करवाता है। क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ऐसा बंदा जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है, तो इस बंदे को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? एक एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से पता लग रहा, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दे। तो सपोज मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो मैं क्या करूंगा? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दूंगा। ध्यान से सुनना, मैं कौन हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम से पता लग रहा, जो सामने वाले का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन करवा दे। और अगर सामने वाले का मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं तो मैं खुद रिड्यूस हो जाऊंगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो सामने वाले का तो क्या करा दे? ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट नाम से पता लग रहा, जो सामने वाले कंपाउंड को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे, और खुद कैसा हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दे पर खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे
और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। देखो, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये बात ध्यान रखना, मैं बाद में पूछूंगा। अभी जब हमारी टाइट्रेशन चलेगी तो मैं आपको बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन करवाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पर ये बताओ कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, रिडक्शन में होता क्या है? क्योंकि अभी तक आपने ये बोला कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। फिर आपने ये भी बोल दिया कि ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन करवाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट। और अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसको भी समझो। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो उसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कई सारे मतलब है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी भी कंपाउंड में से, जैसे मान लीजिए CH4 था, अब यहां से 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 हाइड्रोजन गए, तो यहां से क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसको क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया इसका। तो किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन जा रहा है या फिर वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जैसे पहले था Mn, अब हो गया Mn+2, मतलब इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने का 3 मतलब निकलेंगे, या तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ, या फिर हाइड्रोजन जो है रिमूव हुआ, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हुआ। इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे मैग्नीज था, मैग्नीज ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो Mn+2 बन गया ये। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी मैंने आपको बता दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। क्लियर? अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, इसका जस्ट उल्टा करना है। अभी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन में हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सीधी सी बात है। यहां पे क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो यहां पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। यहां पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना हो गया। तो मतलब ऑक्सीडेशन से रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब 3 निकलता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर रेडॉक्स टाइट्रेशन की डेफिनेशन लिखी है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन एक लेबोरेटरी मेथड है जहां पर आप किसी भी एनालाइट का जो भी कंसंट्रेशन है उसको पता करोगे। देखो, टाइट्रेशन में आप यही करते हो, जैसे मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पर आयरन है, तो Fe+2 की कंसंट्रेशन का पता करना है। ठीक है, तो वो वाली बात है, मतलब कि एनालाइट में जो भी आपका सब्सटेंस है उसको पता करना है, वही तो टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेंट लेते हैं, एनालाइट सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, इंडिकेटर होता है, टाइट्रेशन डालते हैं, वही सब बात है ना। टाइट्रेंट डालते हैं, टाइट्रेशन होती है, इंडिकेटर एंड पॉइंट देता है। तो हम क्या करते हैं? किसी भी सैंपल में, किसी भी सॉल्यूशन में हमारा पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है उसको पता करना ही तो हमारा काम होता है। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है। और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर यूज लेने होते हैं वो होते हैं रेडॉक्स इंडिकेटर। कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ सेल्फ होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर होते हैं। अलग अलग तरह से इंडिकेटर होते हैं आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइट्रेंट फिल है। टाइट्रेंट में आपने इनिशियल वॉल्यूम को रिकॉर्ड कर दिया। टाइट्रेंट कौन सा है आपका? यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको बोलते हैं KMnO4। टाइट्रेंट कौन सा है? KMnO4 है। और ये जो KMnO4 होता है, ये जो होता है सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। क्या दिखा रहा हूँ? रेडॉक्स टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल। रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब एनालाइट और आपका जो टाइट्रेंट है उन दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, इसलिए बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइट्रेंट जब आपने फिल किया तो यहाँ पर कोई बबल है क्या? नहीं है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि बबल नहीं होना चाहिए। फिर इनिशियल वॉल्यूम को हमने रिकॉर्ड कर लिया, टाइट्रेंट को हमने ब्यूरेट में फिल कर दिया। टाइट्रेंट कौन है यहाँ पर? पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब कि KMnO4।
और ये जो KMnO4 होता है ना, ध्यान से सुनना, ये जो KMnO4 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके ही मानेगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो KMnO4 होता है ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। मतलब इस तरह की टाइट्रेशन जहां पर KMnO4 टाइट्रेंट की तरह यूज हो रहा है, उस टाइट्रेशन में कभी भी हम इंडिकेटर का यूज नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो KMnO4 है वो खुद ही सेल्फ इंडिकेटर है। कैसा है? सेल्फ इंडिकेटर है, खुद ही पता लगा लेगा, खुद ही का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा के वो पता लगा लेगा। इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है सर। टाइट्रेंट फिल हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको H2O2 दे रखा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर आपको H2O2 के कंसंट्रेशन को पता करना है। तो आपको पता ही है जैसे जैसे KMnO4 ऐड होगा, KMnO4 क्या है? टाइट्रेंट है। जैसे जैसे टाइट्रेंट नीचे आएगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा? H2O2 से रिएक्ट करेगा। तो ये H2O2 से रिएक्ट कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं KMnO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे। तो यहाँ पर लिखा है कि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है H2O2 को। तो यहाँ पर ये जो है रिड्यूसिंग, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर हो रहा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। कैसा टाइट्रेशन? रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो आप देख सकते हैं जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है H2O2 को, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब KMnO4 ने पूरी तरह से H2O2 को ऑक्सीडाइज कर दिया होगा, उसके बाद ये KMnO4 नीचे आएगा इस सॉल्यूशन में, और जैसे ही KMnO4 इधर आएगा, KMnO4 जो है K प्लस MnO4 माइनस में टूटेगा, ऐसे ब्रेकडाउन होगा, ठीक है सर। हमें पता लग गया कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक सेल्फ इंडिकेटर है। KMnO4 ने H2O2 को ऑक्सीडाइज कर दिया पूरी तरह से। अब एक बात और ध्यान रखना कि रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए स्पेशल बता रहा हूं कि रेडॉक्स टाइट्रेशन जब भी होती है ना, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट। तो यहां पर मैंने आपको बोल रखा है ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, क्योंकि जो आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन है, अगर उसका आपको एंड पॉइंट अच्छा चाहिए तो उसको एसिडिक एनवायरनमेंट में कराओ। और एसिडिक एनवायरनमेंट में कोई भी टाइट्रेशन करवानी है तो एसिड की जरूरत पड़ेगी। और एसिड कौन सा? आप H2SO4 यूज ले सकते हैं, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एसिडिक एनवायरनमेंट में कराओगे तो रेडॉक्स टाइट्रेशन अच्छे से होगी। क्लियर? तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो टाइट्रेंट है आपका KMnO4, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा। उसके बाद ये जब अगली बूंद आएगी तो ये कलर चेंज कर देगी, इसका पिंक कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा? पिंक कलर। तो पिंक कलर कब आता है? जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है। क्लियर हुआ? इजी था, बहुत इजी था। KMnO4 आया, H2O2 को ऑक्सीडाइज करा, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग पूरी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पूरा हो जाएगा, तो आपको पिंक कलर आने लग जाएगा, जो फेंट पिंक कलर है। फेंट पिंक कलर मतलब हल्का हल्का पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। 30 सेकंड के लिए वो परसिस्ट रहेगा, बरकरार रहेगा, हल्का हल्का पिंक कलर आना, ठीक है। और व्हाइट टाइल रखते ही है क्योंकि कलर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये एक रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गई। तो अभी तो हमने क्या देखा? टाइट्रेशन क्या होती है, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको दे रखा है, ये तो वही प्रोसीजर है जो मैंने लिखा हुआ है आगे। अब एक रिएक्शन दे रखी है, जो कि मैंने आपको बोला था ना कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेडॉक्स हो रहा है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहां पर आपको बेहतर समझने को मिलेगा। अब देखिए Zn प्लस CuSO4, जिंक, और साथ में है कॉपर सल्फेट। तब जिंक के साथ कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा ना, तो क्या होगा? Zn के साथ तो आ जाएगा SO4, तो यहां बन जाएगा ZnSO4, और ये जो बेचारा कॉपर है ना, ये अकेला रह जाएगा। मतलब कि पहले था जिंक और कॉपर सल्फेट, अभी हो गया ZnSO4, और कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहां पर हुआ क्या वो समझना। जिंक जो है ZnSO4 में कन्वर्ट हो गया, मतलब जिंक के पास कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आ गए ना। तो जब ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन गया, मतलब ऑक्सीजन जा रहा है तो क्या हो गया? रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन, यहाँ से ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है सर, क्लियर है?
नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर। अब देखो ध्यान से सुनना, रेडॉक्स इंडिकेटर मतलब कि ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रही है ना, इस रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर तो चाहिए, तरह तरह के इंडिकेटर होते हैं, स्टार्च भी एक तरह का इंडिकेटर है। तो यहाँ पर आपको ये पूछा है कि सेल्फ इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। तो सेल्फ इंडिकेटर नाम से पता लग रहा कि सेल्फ इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं कि जब वो टाइट्रेशन में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं ना, तो किसी भी एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ इंडिकेटर खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं उस टाइट्रेशन में। जैसे कि अभी हमने देखा KMnO4 का एग्जांपल, तो यहाँ पर लिखा है देमसेल्व्स अंडरगो अ कलर चेंज, वही वाली बात हो गई। और दूसरा यहाँ पे लिखा है डू नॉट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल डिवाइस टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट, कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं चाहिए, कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई पोटेंशियोमीटर नहीं चाहिए। पोटेंशियोमीटर क्या हो गया, एक एक्सटर्नल डिवाइस हो गया। पोटेंशियोमीटर में पता है क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर में दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसका वोल्टेज डिफरेंस देखते हैं, उस हिसाब से एंड पॉइंट पता लगता है। तो वो भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर सेल्फ इंडिकेटर के एग्जाम्पल हो गए आपके KMnO4, और मैंने आपको बोला था कि KMnO4 टूटेगा तो K+ और MnO4-, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, फिर हो गया आपका आयोडीन, फिर हो गया आपका फेरोइन, फिर हो गया आपका डाइफिनाइलामीन। अब एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप फेरोइन का डाइल्यूट फॉर्म यूज ले रहे हैं, वैसे तो सभी के लिए बात एप्लीकेबल है, फेरोइन का अगर आप डाइल्यूट फॉर्म यूज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में आप फेरोइन यूज ले रहे हैं, पर फेरोइन को आप बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में यूज ले रहे हैं, तो जब किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूट फॉर्म होगा तो क्या वो फिर इंडिकेटर की तरह वर्क कर पाएगा? यार उसका काम टाइट्रेंट का है, वो टाइट्रेंट की तरह काम कर ले, उसका काम हो गया। अब वो वैसे ही तो बेचारा डाइल्यूट फॉर्म में है, तो वो क्या ही इंडिकेटर की तरह काम करेगा। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी सेल्फ इंडिकेटर की बात हो रही है तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना तभी बढ़िया है। अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो फिर आपको बाहर से कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। इनके बस की बात तब तक है जब तक ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एक्सटर्नल पोटेंशियोमेट्रिक या इलेक्ट्रोकेमिकल रेडॉक्स इंडिकेटर। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप होगा, दो इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में, उसके बिहाफ पर हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि दीज आर द इंडिकेटर्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स टाइट्रेशन और रेडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, सेल्फ इंडिकेटर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रेडॉक्स टाइट्रेशन रेडॉक्स रिएक्शन में, बट आर यूज विद अ पोटेंशियोमीटर और इलेक्ट्रोड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। पर यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को हम यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड को ऐड करते हैं, करंट को पास कराते हैं, वोल्टेज डिफरेंस देखते हैं, और उस बिहाफ पे हम एंड पॉइंट का पता लगाते हैं। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, पर इनडायरेक्टली ये हमारा काम करके दे रहे हैं। ये हमें कलर तो नहीं, मतलब एंड पॉइंट बता के दे रहे हैं, कलर चूज तो कह रहे इंडिकेटर ही करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना ही लिखना आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना। वैसे भी बस ये नाम है कि हाँ रेडॉक्स इंडिकेटर बता दो, इतना कुछ नहीं है। अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो तो अब आएंगे। देखो सेरीमेट्री 2 मार्क्स है ना, कभी कभार 5 मार्क्स, बहुत रेयरली 5 मार्क्स। आयोडी आयोडो 100% 5 मार्क्स आता है अगर डिफरेंस आता है तो। आयोडेटो बहुत रेयरली आता है पर 5 में आता है, ठीक है। तो अभी अब मजा आएगा, अब ध्यान से सुनना। ये जितनी भी चीजें हैं, सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, ब्रोमेडोमेट्री, आयोडेटोमेट्री, ये जितनी भी तरह की टाइट्रेशन है, ये सब क्या है सर? ये सब तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन है, मतलब कि जो आपने रेडॉक्स टाइट्रेशन समझा है ना, उसके टाइप से ही है। हाँ जी, तो इनमें भी क्या करना है, टाइट्रेशन ही करना है। तो ये सब क्या है, टाइट्रेशन ही है। सबसे पहली टाइट्रेशन कौन सी है, सेरीमेट्री टाइट्रेशन। अब ध्यान से सुनते जाओ, फटाफट फटाफट बताऊंगा, समझना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइट्रेशन आपको आता है, आप कोई बिगनर नहीं हो कि आपको टाइट्रेशन नहीं आता। अभी 10 बार बता दिया टाइट्रेशन आता है। ब्यूरेट है, टाइट्रेंट है, फ्लास्क है, उसमें एनालाइट सॉल्यूशन है, इंडिकेटर है, टाइट्रेंट और एनालाइट मिक्स होगा, तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होगी। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट वो सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना। अब देखो सेरीमेट्री ऑल्सो नोन एज सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अगर कभी सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, सेरीमेट्री ही लिखना है। तो सेरीमेट्री ऑल्सो नोन एज सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन एक तरह का रेडॉक्स टाइट्रेशन है। किस तरह का टाइट्रेशन है? रेडॉक्स टाइट्रेशन है। देखो यहां पर आपने टाइट्रेंट क्या लिया है, Ce+4। क्या टाइट्रेंट है यहाँ पर? Ce+4। तो हमेशा 4-5 लाइन फिक्स है कि टाइट्रेंट किस में लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे। टाइट्रेंट लेते टाइम क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई बबल फॉर्मेशन ना हो। टाइट्रेंट जब फिल कर देंगे उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम को रिकॉर्ड करेंगे।
टाइट्रेंट को किस में ऐड करेंगे, एनालाइट में ऐड करेंगे। ये 4-5 चीजें फिक्स है ना। ब्यूरेट में भरेंगे, बबल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इनिशियल रीडिंग मार्क कर देंगे, एनालाइट के साथ मिक्स करेंगे, कोई दिक्कत है। और टाइट्रेंट को कैसे ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे। जल्दी करेंगे तो टाइट्रेशन खराब हो सकती है ना, वैल्यू गलत आ सकती है, एक्यूरेसी प्रिसीजन नहीं आएगा। तो आपको ना आंसर लिखना आना चाहिए, मजे आने चाहिए। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप 4-5 लाइन ऐसे लिख दो, ठीक है सर। ये सारी बातें तो क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने टाइटेंट को फिल कर दिया। हमारा टाइटेंट है Ce+4 जिसको बोलते हैं सेरिक आयन, तो हमने सेरिक आयन को फिल कर दिया। उसके बाद हमने ये भी ध्यान रखा कि यहाँ पर कोई बबल फॉर्मेशन ना हो। हमने इनिशियल वॉल्यूम को भी रिकॉर्ड कर दिया और ये हमारा ब्यूरेट में हमने फिल कर दिया। आगे चले, चलो अब देखो सेरिक आयन के बारे में कुछ बातें। ये जो Ce+4 है ना, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा सर, ये भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 की तरह? हाँ जी। साथ ही साथ ये सेरिक आयन आपको मिलेगा कहां से, सेरिक अमोनियम सल्फेट से, ठीक है। उसके बाद सेरिक आयन का कलर कौन सा होता है, स्लाइट येलोइश कलर होता है, ठीक है। सेरिक आयन जो है सेल्फ इंडिकेटर है, पर अगर इसको डाइल्यूट फॉर्म में ऐड करोगे तो हमें अलग से इंडिकेटर चाहिए होता है। वैसे मैंने आपको बताई दी ये बात कि जो भी सेल्फ इंडिकेटर है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो उस कंडीशन में हमें बाहर से दूसरा इंडिकेटर चाहिए होगा। तो यहां पर कौन सा दूसरा इंडिकेटर यूज लेंगे, फेरोइन सल्फेट। क्यों यूज ले रहे हैं सर फेरोइन सल्फेट, जबकि हमारा सेरियम तो सेल्फ इंडिकेटर है? अरे भैया सेरियम सेल्फ इंडिकेटर है, यह आपका सेरिक आयन सेल्फ इंडिकेटर है, पर यह सेरिक आयन डाइल्यूट फॉर्म में होने की वजह से हमें टाइट्रेशन में अलग से इंडिकेटर यूज लेना पड़ रहा है जिसका नाम है फेरोइन सल्फेट। हीरोइन नहीं है, फेरोइन है, ठीक है, अब याद रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या है सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। नीचे क्या है सर, नीचे एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि टाइट्रेंट और एनालाइट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला है ना, तभी तो रेडॉक्स इंडिकेटर है, रेडॉक्स टाइट्रेशन नहीं है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर हमें किसका पता लगाना है, यहां पर हमें ऑक्सैलिक एसिड का पता लगाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, Ce+4 नीचे आएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप Ce+4 नीचे आएगा और ये रिएक्ट करेगा ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो ये जो आपका Ce+4 था, जो कि आपका क्या है, टाइट्रेंट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नीचे आ रहा है ऑक्सैलिक एसिड से मिलने। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये Ce+4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। किसको करेगा, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये Ce+4 ऑक्सैलिक एसिड को, जब ये Ce+4 नीचे आएगा तो ये ऑक्सैलिक एसिड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस Ce+4 ने पूरी तरह से ऑक्सैलिक एसिड को क्या कर दिया होगा, ऑक्सीडाइज कर दिया होगा। उसके बाद ये जो Ce+4 है आपका, ये जो आपका सेरिक आयन है, अब जब वो नीचे आएगा तो वो फेरोइन इंडिकेटर से मिलेगा। किससे मिलेगा, फेरोइन इंडिकेटर से मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो ये सेरिक आयन जो है ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा था, पर जब पूरी तरह से ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो चुका है तो उसके बाद ये सेरिक आयन जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा और कलर चेंज करेगा। और एट द एंड जब कलर चेंज होगा टाइट्रेशन में, तब हमें पता लग जाएगा कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर व्हाइट टाइल लगा दो, ठीक है, और यहां पर अगेन फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 ऐड कर दो, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ही रेडॉक्स टाइट्रेशन अच्छे से होती है। तो ये 3-4 पॉइंट तो कॉमन है। ब्यूरेट में टाइट्रेंट को फिल कर दो, बबल नहीं आना चाहिए, इनिशियल रीडिंग को मार्क कर दो। अभी ठीक है, नीचे क्या है, व्हाइट टाइल रख दो, इंडिकेटर यूज लेना ही है ना, और यहाँ पर टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में रेडॉक्स होना ही है। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, सारे याद होने चाहिए। और ये भी कॉमन पॉइंट है कि अगर आपका सेल्फ इंडिकेटर है पर अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेरीमेट्री। अब इसके एप्लीकेशंस आपको दे रखे हैं, कई जगह काम आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अभी हमने करा ना ऑक्सैलिक एसिड को डिटरमाइन। ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट था, ऊपर से Ce+4 आ रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। फिर एट दी एंड फेरोइन सल्फेट से वो मिला, कलर चेंज हुआ, तो हमने क्या करा, डिटर्मिनेशन करा ऑक्सैलिक एसिड का। हम एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी का भी कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, Mn+2 की कर सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल की पता कर सकते हैं। तो मतलब कई जगह काम आता है, बहुत जगह इसके एप्लीकेशन है। और अगर इसको कंक्लूजन की फॉर्म में देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, एनवायरमेंटल एनालिसिस में, केमिकल इंडस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में भी ये आपको काम आती है, सेरीमेट्रिक एनालिसिस और वी कैन से सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका आयोडीमेट्री वर्सेस आयोडोमेट्री। तो इसको ध्यान से सुनना
क्योंकि आयोडीमेट्री वर्सेस आयोडोमेट्री से क्वेश्चन आता है, और वो भी 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए यहाँ पर आयोडीमेट्री जो होता है, सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं? आयोडीमेट्री से। अब ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यहाँ पर जब आप कंसेप्ट समझोगे तो यही कंसेप्ट आपको आगे भी काम आएगा। आयोडी वर्सेस आयोडो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आयोडीमेट्री में जो इंडिकेटर है वो है आपका स्टार्च। सबसे पहले इंडिकेटर पता कर लिया कौन सा है? स्टार्च होता है। ऑब्वियसली ये एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है, तो यहाँ पर एनालाइट और आपका जो टाइट्रेंट है उसके बीच में रेडॉक्स होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। और जब ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो ये किस मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम कराने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पर इंडिकेटर कौन हो गया? आपका स्टार्च हो गया। कौन से मीडियम में होता है? ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में, क्योंकि क्या है? रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर दे रखा है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट कौन है? आयोडीन। टाइट्रेंट क्या है यहाँ पर? आयोडीन। टाइट्रेंट पता लग गया, इंडिकेटर पता लग गया, मीडियम पता लग गया किस मीडियम में होने वाला है। और यहाँ पर जो आपका सैंपल है उसमें क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका आपको पता लगाना है। ठीक है सर, आयोडीन ले लिया, नीचे है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी ऐड कर देना है। आप यहाँ पर इंडिकेटर ऐड करिए, वो इंडिकेटर होगा आपका स्टार्च। वहां पे लिखा है देखो स्टार्च। अब होगा क्या? ध्यान से देखना, जैसे ही ये आयोडीन नीचे आएगा, टाइट्रेंट जो है धीरे धीरे ऐड होगा। तो जैसे ये नीचे आएगा ये मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट से। नीचे कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही आयोडीन नीचे आएगा वो मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट से और कन्वर्ट हो जाएगा I माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I माइनस में। ठीक है सर, ये बात धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि आयोडीन ऊपर था, टाइट्रेंट था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नीचे जो हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे जैसे आयोडीन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आयोडीन नीचे आ रहा है, किससे मिल रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट से मिल रहा है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन रहा है? I माइनस बन रहा है। दिख रहा है ना आपको? I माइनस, आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है सर, अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इंडिकेटर है स्टार्च, ये स्टार्च इंडिकेटर जो है, जब आयोडीन आपका I2 फॉर्म में होगा तभी ये स्टार्च इंडिकेटर जो है उसके साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देगा। क्या कलर देगा? ब्लू। पर अगर आपका आयोडीन I माइनस आयोडाइड फॉर्म में होगा तो ये स्टार्च उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे कलरलेस होगा मामला, रिएक्ट ही नहीं हो रहा कुछ। तो मतलब जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को क्या चाहिए? I2 चाहिए, ताकि वो क्या बना सके? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना सके। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्च को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, वो भी I2 फॉर्म में, कि भाई मेरे को तो I2 दिला दो। जैसे ही I2 मेरे पास आएगा, लेट सपोज मैं स्टार्च हूं, मैं कौन हूं? स्टार्च, और ये है I2। तो जैसे ही I2 मेरे पास आया और मैं हूं स्टार्च, तो मैं क्या दे दूंगा? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दे दूंगा। पर जब ये I2 मेरे पास आएगा ही नहीं तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं। तो जब मेरे पास I2 आएगा तभी मैं इंडिकेटर स्टार्च जो हूं वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देगा, और किसी फॉर्म में नहीं देगा। अब I2 तो आने की कोशिश कर रहा है, I2 टाइट्रेंट है ना, आप देख सकते हैं I2 टाइट्रेंट है। I2 तो आने की कोशिश कर रहा है, कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? नीचे, क्योंकि नीचे क्या है? स्टार्च, उसके साथ रिएक्ट होने की कोशिश कर रहा है। पर जैसे ही I2 नीचे आ रहा है वो I2 इस रिड्यूसिंग एजेंट से मिलकर I माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी ऐसा सिलसिला चलता गया, I2 आने की कोशिश कर रहा है, नीचे रिड्यूसिंग एजेंट खड़ा है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ही I2 आ रहा है ना, जैसे ही I2 आया, सपोज ये I2 आ रहा है, जैसे ही I2 आया मैं हूं रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे ही I2 आया मैंने इसको I माइनस में कन्वर्ट कर दिया, फिर आया फिर I माइनस में कन्वर्ट कर दिया, फिर आया फिर I माइनस में कन्वर्ट कर दिया। पर एक लिमिट के बाद मैं भी तो खत्म हो जाऊंगा ना। तो I2 आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और इस रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करता जाएगा। हालांकि I2 I माइनस में कन्वर्ट होता जाएगा, पर ये रिड्यूसिंग एजेंट तो खत्म हो रहा है ना उससे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब I2 जो है इस रिड्यूसिंग एजेंट को पूरी तरह कंप्लीट कर देगा, और उसके बाद अब मिलन की घड़ी आ गई है। उसके बाद जैसे ही I2 आएगा, I2 मिलेगा स्टार्च से, और जैसे ही I2 स्टार्च से मिलेगा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हमें पता लग जाएगा कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट था वो सारा I2 से रिएक्ट हो चुका है। क्लियर? तो ये बहुत ही इजी है। यहां पर देखो मैंने लिखा भी है, ये जो I2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे आपके सैंपल में रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये I माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इस R2 ने पूरी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म कर दिया होगा, तो ये I2 पूरी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो जाएगा, तो I माइनस बनेगा ही नहीं। अभी I2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टार्च के साथ, और क्या देगा? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि ये आयोडीन अब फ्री है, अब कोई I माइनस नहीं बन पा रहा। चलिए सर, मजा आ गया सर, आयोडीमेट्री कंप्लीट। क्या बात है सर।
क्या लिखेंगे इसमें, बताओ तो सही। अरे करना क्या है, तुम्हारे पास टाइट्रेंट है, तुम्हारे पास इंडिकेटर है, तुम्हारे पास मीडियम है, तुम्हारे पास व्हाइट टाइल है, तुम्हारे पास बहाने है कि बबल नहीं आना चाहिए, तुम्हारे पास ब्यूरेट है, तुम्हारे पास पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रही है, सब कुछ लिख सकते हो। नहीं लिख सकते कोई बात नहीं है, थ्योरी दे दी है और मुझे पता है तुम लिख लोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लिख लोगे। एप्लीकेशंस देख लो आयोडीमेट्री की, एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना है तो, या फिर वाटर में क्लोरीन का कंटेंट पता करना है तो आप आयोडीमेट्री लोगे, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में भी आयोडीमेट्री टाइट्रेशन काम आती है। तो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन का काम आती है फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्लोरीन का पता लगाने के लिए कि पानी में कितना क्लोरीन है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को एनालाइज करने में कि हमारे सैंपल में, हमारे सॉल्यूशन में कितना रिड्यूसिंग एजेंट है, उन सबको पता करने के लिए आपको काम आएगी आयोडीमेट्री। अब देखो आयोडोमेट्री क्या आने वाला है, अब आयोडो, अभी क्या पढ़ा था आयोडी, अब क्या आ गया आयोडो। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, अरे सर ये फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सर एनालाइट सॉल्यूशन है, तो बताओ क्या क्या है। तो इसके अंदर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, एक तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक इसके अंदर आपका KI है, क्या है KI। तो ध्यान से सुनना, जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है XYZ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे नीचे आपके इस फ्लास्क में कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक KI है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से जो आयोडीन है ना, ये KI का जो आयोडीन है, ये आयोडीन लिबरेट हो जाएगा, फ्री फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन मैंने KI से करा दी, किससे करा दी, KI से। तो जब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन KI से कराई तो यहां पर आयोडीन रिलीज हुआ, तो मतलब कि अब यहां पर आयोडीन रिलीज हो चुका है, यही कहना चाह रहे हो, बिल्कुल। अब यहां पर इंडिकेटर है स्टार्च, क्या है स्टार्च, ध्यान से सुनना, यहां पर इंडिकेटर क्या है स्टार्च। अरे सर ये बात तो हमें पता है कि ये वाला आयोडीन और ये स्टार्च, ये वाला आयोडीन और ये स्टार्च तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है सर, अभी आपने बताया सर, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है ना, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये मीडियम कैसा हो गया सर, ये मीडियम आज ब्लू है, पानी 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 है ना, ब्लू वाला हो गया सर, ये मीडियम ब्लू हो गया। क्यों हो गया ब्लू भाई, क्योंकि सर आयोडीन यहाँ से लिबरेट हुआ ना, और यहाँ पर इंडिकेटर स्टार्च था, तो ये लिबरेटेड आयोडीन और ये स्टार्च रिएक्ट करके ब्लू 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 ब्लू, ठीक है। अब कराओ इसकी टाइट्रेशन, ठीक है सर। यहाँ पर हमारा ये जो नीचे सॉल्यूशन है इसमें आयोडीन है, इसमें स्टार्च है, और आयोडीन और स्टार्च मिला के दोनों ने ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना दिया। उठा के इधर ले आते हैं, ध्यान से देखना, ये आपका ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें क्या क्या है, आयोडीन है और स्टार्च है। अब ध्यान से देखना, ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि आयोडीन और स्टार्च साथ में है। चलो इसको वापस कलर सही कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, कलर चेंज नहीं हुआ क्या भाई, ओहो ओहो ओहो, एक सेकेंड, अभी ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगा आपके सोडियम थायोसल्फेट को, किसको ऐड करूंगा, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट, किसको ऐड करूंगा, सोडियम थायोसल्फेट को। तो जैसे जैसे मैं सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करूंगा ना, ये पता है क्या करेगा, ये बड़ा नालायक है, ये देखेगा कि यार नीचे तो बहुत ब्लू ब्लू माहौल चल रहा है और मेरे को ये बर्दाश्त नहीं है, मैं हूं जलने वाला, मेरे को जलन हो रही है, ये आयोडीन और स्टार्च साथ में कैसे है, चलो भड़काने का काम करते हैं। तो जैसे ये Na2S2O3 आता है, जैसे ये सोडियम थायोसल्फेट आता है, ये सोडियम थायोसल्फेट पता है क्या करता है, इस आयोडीन को I- में कन्वर्ट करने की स्टार्टिंग कर देता है। तो ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और ये आयोडीन बेचारा खत्म होता जाएगा और ये कन्वर्ट होता जाएगा I- में, बेचारा। तो ये आयोडीन किस में जा रहा है, I- में जाता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इस सोडियम थायोसल्फेट ने पूरे आयोडीन को खत्म करके I- में कन्वर्ट कर देगा, बताओ। और जब पूरा आयोडीन I- में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या I- और स्टार्च की बनती है क्या, है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा सर, क्योंकि ब्लू कलर था क्यों, आयोडीन स्टार्च के जुड़ने की वजह से। पर जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट आया, इसने इस आयोडीन को पूरा I- में कन्वर्ट कर दिया, ना रहेगा आयोडीन, ना जुड़ेगा स्टार्च से, और ना बनेगा कोई ब्लू कलर। तो जैसे ही रिएक्शन कलरलेस हो जाती है, हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट कब होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी तक तो ब्लू कलर था, पर जैसे जैसे सोडियम सल्फेट आएगा, आयोडीन को I- में कन्वर्ट करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा आयोडीन I- में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ब्लू कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन नहीं रहा तो स्टार्च का कोई मतलब नहीं।
तो मतलब जब हमारी रिएक्शन कलरलेस हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख देंगे सर। और इसीलिए ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो करा ही नहीं, पहले तो ये वाला काम कराया, आयोडीन लिबरेट कराई, फिर आयोडीन को स्टार्च से जोड़ा, फिर ब्लू कलर लाए, फिर सोडियम थायोसल्फेट से कराया ना। इनडायरेक्ट मेथड है। चले चले आगे चले, एप्लीकेशन देख लो। एनालिसिस ऑफ क्लोरीन इन वाटर, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटरमाइनिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो ब्रोमेटोमेट्री। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ब्रोमेटोमेट्री आप आज से 7 लेक्चर पहले ही पढ़ चुके हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे बहुत ईजी है, देखो ध्यान से सुनना। ब्रोमेटोमेट्री में कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए ऊपर आपका बेस है, ये जो आपका टाइट्रेंट है ना, दिस इज योर टाइट्रेंट। ये टाइट्रेंट और कुछ नहीं, बेस है, दिस इज योर बेस। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, मुझे इनकी आदत नहीं है। इसमें मैं करूँगा ये वाला, और इसमें मैं करूँगा ये वाला। हाँ अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। चलो, तो देखो इधर ऊपर क्या है आपका टाइट्रेंट है। टाइट्रेंट यहाँ पे क्या है? बेस है। और ये किसमें है? ब्यूरेट में है। और यहाँ पे बबल नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर इनिशियल रीडिंग्स को मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे जो आपका फ्लास्क है उसमें क्या होना चाहिए? एसिड। अब आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे बेस को ऐड करता जाऊंगा, जैसे जैसे यहाँ से बेस ऐड होगा, तो ये नीचे जो एसिड है ये न्यूट्रल होता जाएगा। एक बात बताइए, मेरे पास ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट है। टाइट्रेंट कौन है? NaOH। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेंट कौन है यहाँ पर? NaOH है। NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नीचे मेरे पास जो फ्लास्क है ना, उस फ्लास्क में HCl है। क्या है? HCl। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे NaOH आता जाएगा वैसे वैसे HCl न्यूट्रल होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब NaOH आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, और इस HCl को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब HCl तो रहा नहीं। अब यहाँ पर लेट सपोज इंडिकेटर है फिनोप्थेलिन। कौन सा इंडिकेटर है? फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन एसिडिक मीडियम में कैसा होता है? कलरलेस। तो अभी तक ये कैसा था? कलरलेस। क्यों? क्योंकि अभी तक फिनोप्थेलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्वायरमेंट में था। पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खत्म कर दिया, है ना, बैठ गया देखो मैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खत्म कर दिया, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म तो एसिडिक एनवायरमेंट खत्म। और जब एसिडिक एनवायरमेंट खत्म तो उस कंडीशन में ये जो फिनोप्थेलिन है ना, अब ये बेसिक एनवायरमेंट में आ गया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आया जा रहा है। और जैसे ही फिनोप्थेलिन बेसिक एनवायरमेंट में आया, फिनोप्थेलिन ने दे दिया पिंक कलर। और जैसे ही पिंक कलर आया, हमें पता लग गया कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्या बात है सर, बहुत इजी था ये तो। हाँ जी, बहुत इजी था। चलो, तो ये हो गया आपका ब्रोमेटोमेट्री। कहाँ पे यूज करोगे? यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ फूड एंड फीड मटेरियल। जो भी आपके फूड फीड मटेरियल होते हैं ना, फूड फीड मटेरियल, उनमें काम आता है। जैसे कि प्रोटीन का डिटर्मिनेशन, फैट्स का डिटर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का डिटर्मिनेशन, किसी भी प्रोडक्ट में एसिड का डिटर्मिनेशन, बेस का डिटर्मिनेशन। वही वाली बात आ गई ना, देखो एसिड बेस। कोई भी सैंपल था, लेट सपोज हमारे पास कोई भी सैंपल था, उस सैंपल में एसिड का डिटर्मिनेशन करना है, तो क्या करेंगे? बेस से टाइट्रेट करा देंगे। ऊपर से बेस आ रहा है, नीचे एसिड है, इंडिकेटर फिनोप्थेलिन है, खत्म हो गया टाइट्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन देख लो। न्यूट्रिशन एनालिसिस, फूड क्वालिटी कंट्रोल, डिटेक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट का पता लगाना है ना, तो भी आप काम ले सकते हैं। कंटामिनेंट जो खराब चीजें हैं, जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, हैवी मेटल्स, पॉइजन्स वगैरह। फूड सेफ्टी में काम आता है, फोरेंसिक एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर रिसर्च में काम आता है। अब देखो डाइक्रोमेट्री। क्या देखोगे? डाइक्रोमेट्री, ये अलग है थोड़ा। यहां पर हमें आयरन के कंसंट्रेशन को पता लगाना है कि हमारा जो नीचे सैंपल है, उस सैंपल में कितना आयरन है, उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाना है। Fe+2 की कंसंट्रेशन को पता लगाना है। ठीक है, यहां पर इंडिकेटर कौन सा है? डाइफिनाइलमीन सल्फोनेट। इंडिकेटर कौन सा है? डाइफिनाइलमीन सल्फोनेट। ठीक है, ये इंडिकेटर कलर कैसे चेंज करेगा? ग्रीन से पर्पल कर लेगा। जब टाइट्रेशन कंप्लीट होगी ना, तो ये ग्रीन से पर्पल हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तक आपने बताया कि जो आपकी डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन है, इसमें आपको Fe+2 की कंसंट्रेशन को पता लगाना है। ठीक है सर, यहां पर इंडिकेटर है आपका डाइफिनाइलमीन सल्फोनेट। और ये डाइफिनाइलमीन सल्फोनेट जो है, ग्रीन कलर से पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। यहां तक हमें क्लियर है। अब देखिए, ये आपका टाइट्रेंट हो गया K2Cr2O7। K2Cr2O7 आपका क्या हो गया? टाइट्रेंट हो गया। और ये टाइट्रेंट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपका Fe+2 हो गया। ठीक है, और हमेशा कैसे मीडियम में होगी? एसिडिक मीडियम में होगी। H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। रेडॉक्स टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में होगी। अब जैसे जैसे ये K2Cr2O7 नीचे आएगा, आप देख सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ रहा है। जैसे जैसे ये K2Cr2O7
नीचे आएगा। तो ये K2Cr2O7 Fe+2 से रिएक्ट करेगा, जो कि आपके सैंपल में आपको पता लगाना है कि कितना Fe+2 है। ये मेरे पास सैंपल है, इसमें मुझे पता लगाना है कि कितना Fe+2 है, तो ऊपर से मैं ऐड कर रहा हूँ K2Cr2O7। तो जैसे जैसे ये K2Cr2O7 ऐड होगा Fe+2 से रिएक्ट करता जाएगा। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हैं ये जो है कन्वर्जन हो जाएगा Fe+3 में, क्योंकि आपको पता है K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+2 को। और ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो आप देख सकते हैं पहले +2 था, अब +3 हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे K2Cr2O7 आएगा Fe+2 जो है कन्वर्ट होता जाएगा Fe+3 में, Fe+3 में, Fe+3 में। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये K2Cr2O7 पूरी तरह से Fe+2 को कंप्लीटली Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये K2Cr2O7 जो है, ये K2Cr2O7 की जब अगली बूंद आएगी अब, तो वो मिलेगी इंडिकेटर से। इंडिकेटर कौन सा, आपका डाइफिनाइलअमीन सल्फोनेट। और जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ पर कलर चेंज होगा और कलर आ जाएगा पर्पल। तो जैसे आपकी रिएक्शन में पर्पल कलर आता है, आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। बस इतना, क्लियर। उसके बाद एप्लीकेशंस इसके दे रखे हैं, जैसे कि आपको काम आएगा एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाने में। जैसे अभी आपने Fe+2 का लगाया। BOD बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, और वी कैन से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों फुल फॉर्म होती है बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, या फिर आप बोल सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब गंदा पानी होता है ना, लेट सपोज ये पानी है, वाटर है यहाँ पे, तो इस वाटर में जब आप कुछ भी कूड़ा कचरा फेंकते रहते हो ना, कूड़ा कचरा फेंकते रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस कूड़े कचरे को खाएंगे। पानी में जो कूड़ा कचरा है उसको कौन कंज्यूम करेगा, बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा। तो BOD बढ़ा देंगे, वो क्या बढ़ा देंगे, BOD बढ़ा देंगे। मतलब कि ध्यान से सुनना, समझना इसको अच्छे से, BOD, क्योंकि आज मैं समझा रहा हूँ, शायद पता नहीं कब कौन समझाया। फिर देखो, ये जो आपका पानी था, ये पानी गंदा हो चुका है। पानी गंदा हो चुका है मतलब पानी में बहुत सारा हमने वेस्ट डाल दिया, कुछ भी हम कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, गंगा जी में कुछ भी बहा देते हैं बेचारी, है ना, गंगा को हम अपवित्र कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना ज्यादा कूड़ा कचरा होगा पानी में, उतने ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। उतना ज्यादा बैक्टीरिया चाहेंगे कि मैं इनको खाऊं, मैं इनको खाऊं, मैं इनको खाऊं। बैक्टीरिया क्या चाहेंगे कि मैं इनको भी खा लूं, इनको भी खा लूं। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाएंगे। तो डेट्स वाई BOD, बैक्टीरिया अपनी ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि पानी में वेस्ट ज्यादा है। और ऐसा पानी जिसमें वेस्ट ज्यादा है उसमें BOD ज्यादा है, मतलब कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। और ऐसा पानी ना तो पानी में रहने वाले मछलियों के लिए, मगरमच्छ के लिए, जो भी पानी में रहता है, पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारे लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कभी भी पानी को गंदा करना ही नहीं है, ठीक है। मान्यता चलती आ रही है, ठीक है, पर आप ध्यान रखिए कि आपसे कोई गलती ना हो, पानी को गंदा ना करे बस। एनवायरमेंट वगैरह सब बिगड़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, चल खैर छोड़ो, अपना टॉपिक नहीं है, बट हालत खराब है, ओजोन डिप्लीशन बढ़ता जा रहा है ना, बहुत ज्यादा हालत खराब है। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो भी आपका ड्रग होता है, ड्रग को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अरे सर हमें बता रहे हो ये सब बातें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पूरी फार्मास्यूटिक्स पढ़ ली सर, अच्छे से आता है। हाँ, तो उसका एनालिसिस करना है ना, तो भी आप लोगे आपका ये मेथड, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और वी कैन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, एंड एनालिसिस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और वी कैन से ड्रग, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस मेटल। कुछ ट्रेस मेटल होते हैं बिल्कुल कम अमाउंट में जो मिलते हैं, उनका डिटर्मिनेशन। फर्टिलाइजर्स और सॉइल की टेस्टिंग करनी है, या फिर आपको केमिकल कंटामिनेंट्स का डिटर्मिनेशन करना है, डिटेक्शन करना है, ब्लड टेस्टिंग करनी है। तो इन सब में काम आती है आपकी ये वाली टाइट्रेशन। जैसे कि आपको डिजीज वगैरह हो गई, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गई, उसको डायग्नोस करने में काम आएगा आपके। नेक्स्ट है आपका आयोडेटोमेट्री, और ये अच्छे से समझने वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से समझना। आयोडेटोमेट्री, और वी कैन से टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट। तो कभी इस नाम से आए और कभी इस नाम से आए, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही है। मैं यहाँ पे डबल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि भाई एक ही है, ये आयोडेटोमेट्री है बेटा। अभी तक हमने आयोडी पढ़ा, आयोडो पढ़ा, पर ये नया है, आयोडेटो है। क्या है, आयोडेटो। ऐसा लग रहा है आयोबेटो, नहीं नहीं बेटा नहीं आया, आयोडेटो है। क्या है, आयोडेटोमेट्री टाइट्रेशन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं KiO3 लिया। KiO3 जो है टाइट्रेंट है, जिसको ब्यूरेट में फिल करेंगे, बबल नहीं आना चाहिए, इनिशियल रीडिंग मार्क कर लेंगे, ठीक है।
KiO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है सर, हमने KiO3 लिया, KiO3 मतलब पोटेशियम आयोडेट हमने लिया, तो यहाँ पर जो टाइट्रेंट है वो है KiO3। दिस इज अ पोटेशियम आयोडेट विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड एज अ टाइट्रेंट इन आयोडेटोमेट्री। ठीक है, टाइट्रेंट की तरह काम ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KiO3 पोटेशियम आयोडेट। ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं, इनिशियल रीडिंग मार्क कर रहे हैं, बबल का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे हैं। क्लियर है? नीचे आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब कि विटामिन सी का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं हम इसमें। किसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? विटामिन सी का। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना और समझते जाना। ठीक है सर, हम ये तो क्लियर हो गया कि टाइट्रेंट आपका KiO3 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट, जिसको आपने ब्यूरेट में फिल कर लिया, इनिशियल रीडिंग मार्क कर लिया, बबल फॉर्मेशन नहीं होने दिया। फिर हमने बोल दिया कि हमारा जो एनालाइट सॉल्यूशन है उसमें है रिड्यूसिंग एजेंट एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है सर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं KiO3 मतलब कि जब पोटेशियम आयोडेट को मैं ब्रेक करूंगा तो K प्लस और IO3 माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, फिर ये Ki इसको हम अलग से यूज लेंगे, यहाँ पर Ki भी यूज होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा? Ki भी यूज होगा। तो यहाँ पर Ki जब ब्रेक होगा तो K प्लस I माइनस में होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि KiO3 किस तरह से ब्रेक होता है? K प्लस और IO3 माइनस। Ki किस तरह से ब्रेक होता है? K प्लस और I माइनस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको हमेशा बोला है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन एसिडिक इन्वायरमेंट में होती है और एसिडिक इन्वायरमेंट मतलब कि H प्लस। एसिड क्या होता है? जो H प्लस दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H प्लस, ये H प्लस आया कहाँ से? क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक इन्वायरमेंट में हो रही है। तो मतलब कि जब ये KiO3 इसमें आएगा तो ये इस तरह से टूटेगा K प्लस IO3 माइनस। ये Ki ऑलरेडी इसमें है तो ये K प्लस I माइनस की तरह टूटेगा। और ये एसिडिक मीडियम है मतलब कि H प्लस आ गया, तो एसिडिक मीडियम से आ गया H प्लस, I माइनस आ गया यहां से और IO3 माइनस आ गया यहां से। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, बताना जरूरी है कौन कहां से आया, रटना नहीं है। IO3 माइनस 5I माइनस 6H प्लस। सर ये 5 6 क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? जब ये रिएक्शन होगी, जब भी ये रिएक्शन होगी तो यहां से आयोडीन लिबरेट होगा, आयोडीन लिबरेट होगा, रिलीज होगा। ठीक है, आयोडीन निकल रहा है और पानी निकल रहा है। पानी तो खैर तुम निकाल ही दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए, रिएक्शन में से, है ना। तो यहां से क्या हुआ? आयोडीन लिबरेट हुआ, तो यहां पर आयोडीन निकल रहा है। अब ये आयोडीन जैसे ही यहां पर लिबरेट होगा, ये आयोडीन कब आया? जब KiO3 और यहां पर जो Ki था उसने और यहां पर जो H प्लस था उसने, KiO3 Ki और H प्लस ने जब रिएक्ट करा तो यहां से आयोडीन लिबरेट हुआ। अब यहां पर अंदर क्या हो गया? आयोडीन रिलीज हो गया, यहां पर आयोडीन जो है रिलीज हो गया। अब जैसे ही आयोडीन रिलीज हुआ, अंदर क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब बेचारा जो एस्कॉर्बिक एसिड था, जो आपका बेचारा विटामिन सी था, जो शांति से बैठा था कि भाई मेरे को क्या मतलब, तुम तुम्हारे कुछ भी करो, ये जो विटामिन सी था, अब इसको किससे रिएक्ट करा देंगे? आयोडीन से, क्योंकि आयोडीन वहां पर रिलीज हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, विटामिन सी को क्या कहते हैं? अरे सर एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड के पास जब I2 आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा पता है? डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। देखो ध्यान से देखो ध्यान से, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, I2 रिलीज हुआ था नीचे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर देख लो, एस्कॉर्बिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह से थी? कुछ भी नहीं है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये घर बना दिया सर, डबल बॉन्ड लगा दिया सर। अब घर के आगे दो पहरेदार रखे और दोनों पहरेदार को मस्त अल्कोहल दे दिया कि आप अल्कोहल पियो और ध्यान रखो। अरे सर बहुत इजी है, घर बनाना था बना दिया, है ना। और घर के बाहर दो पहरेदार रखे और दोनों को अल्कोहल दे दी। ठीक है, और दोनों को अल्कोहल क्यों दी? क्योंकि मजबूती रहे, मतलब डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड रहे। ठीक है सर, और पहरेदारी किसकी करनी है? ऑक्सीजन की करनी है, ये ऑक्सीजन हो गया सर। अरे सर बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर याद करा रहे हो आप तो, बड़ा मजा आ रहा है। देखो ध्यान से देख लो, ये आपने अल्कोहल पिला दिया दोनों पहरेदारों को ताकि आपके घर की सिक्योरिटी डबल बॉन्ड रहे, मजबूत रहे। सिक्योरिटी किसकी करनी है? ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के एक तरफ तो है डबल बॉन्ड हो और दूसरी तरफ क्या है? कार्बन, उससे जुड़ता है कार्बन, बस दोनों के साथ दारू, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप, खत्म। क्या था इस स्ट्रक्चर में बताओ? बच्चे यूं ही स्ट्रक्चर से डरते हैं, जब तक बनाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। बनाओ, बनाने में मजा आएगा, याद करने के तरीके ढूंढो। अल्कोहल अल्कोहल, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, कार्बन कार्बन, दोनों के साथ दारू, खत्म, स्ट्रक्चर ही खत्म। अब ये तो क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। अभी सर एस्कॉर्बिक एसिड से अगर हम डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बनाना चाहें, क्योंकि इस एस्कॉर्बिक एसिड की रिएक्शन हो रही है आयोडीन से, मतलब कि इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एक बात और बताऊं, आपका दिमाग खोलूं थोड़ा सा,
एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो ये तो वैसे भी ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार बैठा है, तो इसका ऑक्सीडेशन ही तो होगा। तो इसका जब आयोडीन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो देखो क्या चेंज आ रहा है। ये डबल बॉन्ड गया, क्यों गया? क्योंकि हमारे पहरेदार जा चुके हैं। देखो पहरेदार जाके डबल बॉन्ड हो गया, पहरेदार जाके डबल बॉन्ड हो गया, और जब पहरेदारी ही खत्म तो सुरक्षा भी खत्म, अंदर का डबल बॉन्ड भी खत्म। ठीक है, ये चीज याद हो गई। उसके अलावा सब कुछ सेम है, खत्म। अरे वाह सर, पहरेदारी खत्म, डबल बॉन्ड खत्म, रिएक्शन खत्म। क्या था इसमें बताओ, क्या था? नहीं, वो ऐसे रिएक्शन ऐसे, क्या था ये? कुछ भी नहीं है, मजा आता है ऐसे रिएक्शन करने में। आगे जब आपको मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा ना उसमें, और फिर जब आगे फार्माकोगनोसी में जाएंगे हम 5th-6th सेमेस्टर में, उसमें शिकमिक एसिड पाथवे पढ़ेंगे, 3-4 पेज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब और मजा आएगा। तब निंजा हथौड़ी वाला एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये आयोडीन रिलीज हुई है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बना रही है। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इस आयोडीन वाले सॉल्यूशन को उठाया और यहां रख दिया। अब इस सॉल्यूशन में क्या है? आयोडीन है सर, साथ में क्या डाल दिया? स्टार्च इंडिकेटर। अरे सर, आयोडीन के साथ स्टार्च मतलब ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने बोला था कि I2 और I2 के साथ जहां स्टार्च आ गया वहां पे आ गया ब्लू कलर। तो यहां पर ब्लू कलर करो सर, फटाफट ब्लू कलर करो, टाइम ही मत लगाओ। एक सेकेंड, ये हो गया ब्लू 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 ब्लू, ये ब्लू कलर हो गया। अब सर वैसे ही करना है, समझ गया मैं क्या करना है? ऊपर से सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, जैसे जैसे सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे नीचे का जो आयोडीन है वो I- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आयोडीन और ये जो स्टार्च था ये बढ़िया ब्लू कलर दे रखा था, पर जैसे ही ऊपर से सोडियम थायोसल्फेट आया, सोडियम का Na लिखते हैं इसलिए मेरे को Na लिख दिया, सोडियम थायोसल्फेट आया, उस सोडियम थायोसल्फेट ने इस आयोडीन को हटा दिया और I- में कन्वर्ट कर दिया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारा आयोडीन I- में कन्वर्ट हो जाएगा, बेचारा ये तो अकेला रह गया। कौन? आपका स्टार्च इंडिकेटर। बस, तो जब रिएक्शन कलरलेस हो जाएगी मतलब कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। पता है ना, ये तो अभी करी हमने सोडियम थायोसल्फेट वाली, आयोडीन और स्टार्च वाली। आयोडीन स्टार्च जो है ब्लू कलर देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट आता है आयोडीन को I- में कन्वर्ट कर देता है। जब आयोडीन पूरा I- में कन्वर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगा, और जैसे कलरलेस होगा हमें पता लग जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। इसके एप्लीकेशन देख लो। डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन सी अभी करा, एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर और डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। किसका कंसंट्रेशन? ब्लीचिंग एजेंट का कंसंट्रेशन पता करेंगे। उसके बाद केमिकल एनालिसिस ऑफ वाइन एंड बेवरेजेस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी ये काम आता है। क्लियर? ठीक है, क्विक रिकैप की जरूरत है क्या? नहीं सर, अब बहुत बार रिकैप हो गया। ठीक है चलो, काफी है इतना। रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स इंडिकेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन जैसे कि आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडेटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, है ना, सेरीमेट्री, ब्रोमेडोमेट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने रेडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ी है। उनके प्रिंसिपल्स में यही है, जो भी वो रिएक्शन हो रही थी वही प्रिंसिपल है, उसके बाद उसी का प्रोसीजर लिखना है, और एप्लीकेशन सभी की मैंने आपको बता दी है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट में, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है, बहुत कुछ है आपके लिए वेबसाइट पे। तो वेबसाइट तो डेली ही विजिट करिएगा, डेली टिप अपलोड होते हैं, डेली MCQ अपलोड होते हैं, है ना। वहां पर आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं, बहुत तरह के एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है वेबसाइट पर। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, व्हाट्सअप चैनल से। एप्लीकेशन पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काम आते हैं। इंस्टाग्राम पे मीम मिलेंगे, मैं मिलूंगा। टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स मिलेगी, व्हाट्सअप चैनल पे भी सारी अपडेट्स और सारे लेक्चर्स के लिंक्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर लिंक एक्टिव नहीं है तो जाइए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कीजिए, आपका अपना ही चैनल है डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको मैं मिल जाऊंगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। जय श्री राम, थैंक यू।